मेरे हाथ में जो किताब है ये बायोग्राफी है द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट की। हाँ, उसी नेपोलियन बोनापार्ट की जो दुनिया का सबसे महान कमांडर है, जो दुनिया का सबसे महान स्ट्रैटेजिस्ट है, जिसकी आइडियाज़ को आज भी लीडर्स फॉलो करते हैं, जो लीडर्स आज अनप्रिडिक्टेबल होने की एक्टिंग करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने आइडियाज़ को बदलते रहता है, हमेशा अपने आप को ऐसा दिखाता है कि वो एक डोमिनेटिव मैन है। जैसे मोदी, पुतिन, सभी इनके आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। आज के जितने भी लीडर्स हैं इन्हीं के बनाए हुए ब्लूप्रिंट्स पर चलने की कोशिश करते हैं। इनका जो आइडिया था स्पीच देने का, उसी को काउंटलेस लीडर, काउंटलेस मिलिट्री पीपल, काउंटलेस देशों में यूज़ होता है। ये कौन है? इनका नाम है द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत सारे लोगों के लिए ये जीनियस हैं, और कई सारे लोग तो ये मानते होंगे कि नेपोलियन एक रिच फैमिली से आता होगा, उनके पास सब कुछ है। लेकिन जब मैंने नेपोलियन की बायोग्राफी को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि नेपोलियन की स्थिति ऐसी थी कि एक आम इंसान उसे झेल भी नहीं सकता था। नेपोलियन ने जितने दुख तकलीफ़ों को झेला है उतना कोई एक आम इंसान झेल भी नहीं सकता है। कहा जाता है ना कि एक इंसान जो अपने लाइफ में जीतता है, एक इंसान जो अपने लाइफ में उबरमेंश है, वो इतना बार हारा है जितनी बार कि तुम ट्राई करने का सोच नहीं सकते हो। काउंटलेस लॉस, काउंटलेस बिट्रेयल, काउंटलेस अकेली रातें। और मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अगर तुम अपने लाइफ में निराशा से भरे हुए हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुमने प्रॉब्लम्स देखी है, तो तुम्हें ज़रूरत है बस एक इंसान को स्टडी करने की, और उनका नाम है द नेपोलियन बोनापार्ट। तुम नेपोलियन बोनापार्ट के इस बायोग्राफी को सुनोगे और आज के इस लेक्चर को सुनोगे तो तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तुम्हारे इंसाइट में आज कुछ न्यू चीज़ें ऐड होंगी, जिसे देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस हैं। नेपोलियन की अगर बचपन की बात करें, नेपोलियन बचपन से ही अपनी माँ को देख करके बड़ा हुआ, राइट। अपनी माँ से चीज़ों को सीखते थे नेपोलियन, और उनके पिता की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे जैसे नेपोलियन बड़े हुए, जब नेपोलियन 15 से 16 साल के थे तो उनका विज़न क्लियर था। उन्हें पता था कि उन्हें मिलिट्री में जाकर के कमांड करना है लोगों को। जहाँ पर एक वक्त में 15-16 साल की उम्र में, जहाँ पर बच्चे अभी यही सोच रहे होते हैं कि मैं नया कौन सा कपड़ा पहनूं, मैं क्या करूं, उस वक्त नेपोलियन सब कुछ समझते थे कि देश की राजनीति क्या है, देश की इकॉनमी क्या है। जहाँ से वो आए थे, कॉर्सिका आइलैंड से आए थे, समझ रहे हो ना। वो फ्रेंच के थे भी नहीं, फ्रेंच के लोग उन्हें आउटसाइडर समझते थे, तो उनका बुली तो अलग लेवल पे होता था। लेकिन उन्हें सब कुछ पता था कि वो एक आउटसाइडर है, लेकिन फिर भी उन्हें करना है। वो ये भी जानते थे कि एक वक्त में आएगा जब कॉर्सिका फ्रेंच के अंदर आ जाएगा। जब नेपोलियन के एज में कॉर्सिका फ्रेंच के अंदर नहीं आता था, मतलब फ्रेंच किंगडम के अंदर नहीं आता था, फ्रांस के अंदर नहीं आता था। आज के वक्त में जो कॉर्सिका आइलैंड है वो फ्रांस के अंदर में आता है, लेकिन उस वक्त इटली उसे ऑन करता था। लेकिन नेपोलियन जानते थे इस चीज़ को, नेपोलियन ज्योग्राफी में अच्छे थे, वो जानते थे कि कितना इंपॉर्टेंट है कॉर्सिका। सो आगे इस लेक्चर में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अगर तुम अपने लाइफ में बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मेरे अंदर दुख है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं ये वो, इस लेक्चर को देखो। एक जीनियस को देखने का तुम्हारा आज नज़रिया बदल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा कि तुम एक हीरो, एक जीनियस, एक कमांडर को कैसे देखते हो। सभी ने ऐसा जवाब दिया कि अरे वो तो मे बी रिच फैमिली से होंगे, उनके जेनेटिक्स अच्छे होंगे, उनके टीचर्स अच्छे होंगे। कई सारे लोग अलेक्जेंडर को कंपेयर करने लगे। जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो बोले कि देखो अलेक्जेंडर का ही एग्जाम्पल लो, अलेक्जेंडर के टीचर एरिस्टोटल थे, राइट। समझ रहे इस बात को। इस तरीके की बातों से बहुत ज़्यादा लोग खुद को परेशान कर लेते हैं। तो आज जीनियस की परिभाषा नेपोलियन आपके लिए बदलेंगे। एक जीनियस को हमेशा प्लॉट आर्मर मिलता है, एक हीरो को हमेशा प्लॉट आर्मर मिलता है कि उसके फेवर में सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब मैंने इस बायोग्राफी को पढ़ा, एक भी चीज़ें नेपोलियन के हिसाब से नहीं चलती थी। नेपोलियन अपना रास्ता बनाते थे उन प्रॉब्लम्स के बीच, और उन्होंने कुछ लॉज दिए। अगर तुम उस लॉ को फॉलो कर लोगे, लाइफ में इतना आगे जाओगे, इतना आगे जितना कि तुम सोच नहीं सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले नेपोलियन के स्टूडेंट लाइफ के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया कि नेपोलियन कॉर्सिका आइलैंड से आए थे। उन्हें फ्रेंच के जितने भी इलीट लोग थे उसे एक आउटसाइडर समझते थे, उन्हें एक आउटसाइडर समझते थे। वो मानते थे कि ये तो बाहर का है, ये क्या समझेगा फ्रांस की नीतियों को, फ्रांस कैसे आगे बढ़ेगा ये कैसे समझेगा, इसके अंदर तो अपनापन है ही नहीं। ये कैसे उन चीज़ों को समझ पाएगा अगर इसके अंदर राष्ट्र की भावना ही नहीं होगी। ऐसा मानते थे फ्रेंच के इलीट लोग, और उसे अपना नहीं मानते थे। लेकिन नेपोलियन इस हद तक समझता था कि एक वक्त आएगा जब कॉर्सिका फ्रांस का अंग होगा, क्योंकि वो जानता था कि कॉर्सिका जिस जगह पे है
वो ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से एक इंसान ज्योग्राफी में इतना शार्प था कि उसे सप्लाई लाइन का पूरा नॉलेज था कि कैसे लॉजिस्टिक काम करता है और कैसे सप्लाई लाइन काम करता है। उसे इतना क्लैरिटी था। अब तुम समझ रहे हो। और ऐसा नहीं था कि नेपोलियन जीनियस थे। अगेन नेपोलियन जीनियस थे, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि वो नेचुरल गॉड गिफ्टेड वाला चीज़ है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं हर चीज़ को पहले से ही ऑब्जर्व कर सकता हूँ। रामानुजन वाला केस नहीं था। रामानुजन एक होता है ना मिलियन इन वन केस थे कि उन्हें पहले से चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन नेपोलियन के साथ ऐसा नहीं था। नेपोलियन काउंटलेस आवर्स स्टडी किया करते थे। अगर तुम इस पिक्चर को देखोगे, इस पिक्चर में ये दिखाया जाता था जब लोग लाइब्रेरी से चले जाते थे, नेपोलियन किताबों के अंदर घुसते थे। नेपोलियन एक ऑब्सेसिव रीडर थे, ऑब्सेसिव। उन्होंने काउंटलेस केस स्टडीज पढ़ी थी। रोमन जनरल्स के तौर तरीके और उनके शासन के मेथड्स उन्हें समझ में आते थे कि कैसे शासन किया जाता है, कैसे पॉलिसी बनाई जाती है। इन सभी चीज़ों को वो ईजिली समझ पाते थे। तो वो एक शार्प स्टूडेंट थे और वो सारी चीज़ें वो ऑब्सेसिव लर्निंग से सीखते थे। अगर उन्हें लगता था कि कोई चीज़ उन्हें सीखना है, उस चीज़ के पीछे वो पड़ जाते थे। तो पहले ही हम बात करें उनके स्टूडेंट लाइफ की। उनकी स्टूडेंट लाइफ ग्लैमरस बिल्कुल नहीं थी, पेनफुल थी, आइसोलेशन से भरी हुई थी, बहुत साइलेंट फेज था, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन वो एक ऑब्सेसिव लर्नर थे। वो जानते थे कि उनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसी वजह से वो जल्दी ग्रेजुएट हो गए। और जब मैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अपने स्टूडेंट फेज में ऐसा नहीं कि वो एक कूल स्टूडेंट थे या सोशली डोमिनेटेड स्टूडेंट थे या वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टूडेंट थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक आम स्टूडेंट जैसे थे जिसके अंदर एक सीखने की चाह हो, जो कि गलतियां कर रहा हो। दूसरों के नज़र में लग रहा था कि ये आदमी कैसे शासन करेगा, लेकिन वो जानते थे कि वो एक सेल्फ लर्नर थे। तो ये जो फेज़ है, इस चीज़ को समझो। एक जीनियस बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड लगता है लोगों को। एक जीनियस बहुत ज़्यादा लगता है ना कि वो इंस्टेंटली चीज़ों को समझ जाता है। और मोस्टली जीनियस ऐसे ही होते हैं। किसी भी जीनियस को उठा करके देख लो, सर निकोला टेस्ला को उठाकर देख लो, या लियोनार्डो दा विंची को उठा करके देख लो, या मैकियावेली को उठा करके देख लो। ये सभी लोग जीनियस है, राइट। और ये लोग बहुत जल्दी चीज़ों को निकाल के दे सकते हैं। लेकिन नेपोलियन के साथ ऐसा नहीं था। नेपोलियन एक साइड में एवरेज भी था, ना सोशली डोमिनेटेड था, ना ही ऐसा लगता था कि वो लोगों को डोमिनेट करेगा। लेकिन वो जानता था कि वो कर लेगा। उसके अंदर एक विल पावर थी। वो एक उबर मेंस था 100%, और वो खुद को प्रिपेयर कर रहा था। काउंटलेस रातें लाइब्रेरी में बिताना, मैप्स को खुद स्टडी करना, प्लान्स को ऐसे बनाना जैसे कि वो अभी से ही कमांडर हो। नेपोलियन सबसे ज़्यादा फोकस करता था ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स में। लोगों को लगता था कि चलो उसका इंटरेस्ट होगा, नहीं, लेकिन उसका विज़न पहले से क्लियर था क्योंकि वो आर्टिलरी में जाना चाहता था और मैथमेटिक्स की वजह से उसे आर्टिलरी मिला। तुम समझ रहे हो। एक बच्चा जो कि अभी से ही आइडिया लगा लिया कि वो उसे कैसे कमांड करना है लोगों को। जब टीनेज ईयर्स में अदर स्टूडेंट थे नेपोलियन के साथ, वो उस एज को ऐसे समझते थे कि ये एक एज है जिसमें हम गलतियां कर सकते थे। लेकिन नेपोलियन मानता था कि गलतियां नहीं करनी चाहिए। नेपोलियन उन रोमन जनरल्स को पढ़ करके समझा था कि गलतियां नॉर्मल नहीं होती हैं। बार बार गलतियों का जो कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइज किया गया है वो नॉर्मल नहीं है, कि बार बार गलती करके तुम नहीं सीख सकते हो। ये बात उसने काउंटलेस रोमन जनरल से सीखी थी, क्योंकि रोमन जनरल्स का एक रूल था कि बार बार गलतियां हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी स्टेट को रूल करना है, तो किसी कंट्री को रूल करना है, तो इन सभी चीज़ों को आराम से नेपोलियन समझ रहा था और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। नेपोलियन खुद से अपने रूल्स, एथिक्स, कोड, मोरल्स बना रहा था और उसे फॉलो करता था। ये होता है एक असली जीनियस, जो दूसरों के लिए रूल्स नहीं बनाए लेकिन खुद के लिए रूल्स बनाए। एक स्टोइक फिलोसफर्स का कोट है ना, दूसरों के लिए टफ मत हो, खुद के लिए टफ हो। तो रोमन्स, ग्रीक्स, इन सारी फिलॉसफी का कोर था अपने नेपोलियन के अंदर। नेपोलियन उन सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा था जो कि एक कमांडर, जो कि एक थिंकर, जो कि एक स्ट्रैटेजिस्ट के लिए ज़रूरी है। वो हवाबाजी नहीं करता था। तो कई सारे लोगों का सवाल होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे एक जीनियस की तरह सोच पा रहे थे, आम लोगों से डिफरेंट वो कैसे सोच रहे थे। तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेपोलियन खुद को जीनियस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। नेपोलियन ट्रांसफॉर्म कर रहे थे क्योंकि वो चीज़ों को स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ते थे,
ऑर्डर में पढ़ते थे। ऑर्डर में पढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में हम काउंटिंग सीखते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या अर्थमेटिक को सॉल्व करते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। और लॉजिक का मतलब क्या हुआ, लॉजिक सिंपल ऑर्डर को कहते हैं कि एक चीज़ को सॉल्व करके तभी हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? पहले हम 1 को समझेंगे, फिर हम 2 पर जाएंगे। इस ऑर्डर के थ्रू ही एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट होता है। अगर तुम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, जैसे कि ढेर सारे पेपर्स हैं, राइट, और उसके अरेंजमेंट से ही तो हम उसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर उधर करेंगे तो क्या तुम्हें समझ में आएगा? जैसे कि सिंपल समझो, ऐसे ये किताब है, ये एक अरेंजमेंट में है क्योंकि पहला वाला पन्ना दूसरे वाले पन्ने पर डिपेंडेंट है, राइट। पहला वाला पन्ना दूसरे वाले पन्ने पर डिपेंडेंट है। मानो कि इस किताब के सारे पन्नों को मैं इधर उधर कर दूं और कोई इंसान मुझे दे दे कि लो इसे पढ़ो, मैं पढ़ पाऊंगा? कभी मैं ढूंढूंगा ये पहला पन्ना इधर है, दूसरा पन्ना इधर है, तीसरा पन्ना इधर है, खोजने में टाइम चला जाएगा। इसीलिए मैथमेटिक्स ज़रूरी होती है चीज़ों को ऑर्डर में लाने के लिए। और नेपोलियन वहीं से समझ गए हैं कि उन्हें चीज़ों को ऑर्डर में लाना है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और वहीं से उन्होंने समझा कि एक स्ट्रैटेजिस्ट को कितना ज़्यादा ऑर्डर में सोचना चाहिए। जो भी फैमिली, जो भी इंसान ऑर्डर में नहीं सोच पाता है, वो गरीबी की ओर चला जाता है, पॉवर्टी की ओर चला जाता है, पुअर चॉइसेस बनाने लगता है, पुअर लाइफ चॉइसेस को बनाने लगता है। मैथमेटिक्स को पढ़ करके नेपोलियन इस चीज़ को समझ गया। इस चीज़ ने उन्हें जीनियस बनाया। और धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आया कि अब उन्हें कमांड करना है, और इन्हीं चीज़ों के थ्रू नेपोलियन खुद को जीनियस बना पाए। धीरे धीरे नेपोलियन आगे बढ़ते गए और नेपोलियन जनरल बन गए। जनरल से वो एक एम्परर बन गए। और कैसे वो एम्परर बने? सबसे पहला चीज़ था सेल्फ बिलीफ। 100% सेल्फ बिलीफ इम्पॉर्टेंट है। नेपोलियन एक लॉ को फॉलो करते थे जिसे वो मानते थे सर्टेनिटी का रूल। अगर तुम किसी भी चीज़ को मान लो तो उसे मान लो कि वो हो गया है, वो होने वाला ही है, वो पूरी तरीके से हो चुका है। वो अनसर्टेन नहीं रहते थे अपने लाइफ में। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कमांडर बनना है, उन्हें लोगों को कमांड करना है। उसी के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे। बैटल फील्ड को हमेशा विजुअलाइज करना, जब भी क्लासरूम में होना तो ऐसे नहीं सोचना कि ये क्लासरूम है, रियल वॉर की सिचुएशन को समझना, जियो पॉलिटिक्स को समझना, इकोनॉमिक्स को समझना, सप्लाई चेन को समझना, सब चीज़ों को समझते थे नेपोलियन। जैसे कि तुम अभी एक बच्चे हो, अभी तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें ये सोचना चाहिए मेरे एग्ज़ाम्स में मुझे कैसे मार्क्स लाने हैं, मेरा बैकअप क्या होना चाहिए, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, मेरा यूएसपी क्लियर होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट। कैसे नेपोलियन का यूएसपी क्लियर था कि उन्हें आर्मी में जाना है, मिलिट्री ज्वाइन करना है, लोगों को कमांड करना है, खुद को पावरफुल बनाना है, खुद को एम्परर बनाना है। ये सब कुछ उनका क्लियर विज़न था। तभी वो स्टडी करते थे अपने जैसे लोगों को, अलेक्जेंडर, सीजर, मैक्सिमस, मार्कस ऑरेलियस, सभी को स्टडी किया था नेपोलियन ने, सभी को। एक महान राइटर तक थे नेपोलियन। मैप्स को डीपली समझते थे, लॉजिक को डीपली समझते थे। अपने मैप्स खुद ड्रॉ करना, हर एक छोटे से छोटे सोल्जर का नाम याद रखना, उसे नाम से बुलाना, टाइम की वैल्यू करना। हम लोग मिनट्स की बात करते हैं, नेपोलियन सेकंड्स की बात करते थे। उनका मानना था कि 2 सेकंड्स में चीज़ें बदल सकती है, 2 सेकंड में मैं रहूँगा या ना रहूँगा ये भी डिसाइड हो सकता है। नेपोलियन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। वो टॉप 1% लोगों में से थे, टॉप 1% लोगों में से। और तुम्हें ये चीज़ें ना जाने कितनी हिट कर रही होंगी, लेकिन मुझे ये चीज़ हिट की, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और उनके बारे में बात कर रहा हूँ। नेपोलियन जब एम्परर बने तो उन्हें ताज पहनाने के लिए कोई नहीं था। नेपोलियन ने खुद से अपना राज्याभिषेक किया था। अपने आप को पूरी तरीके से ऑनर नेपोलियन ने खुद किया था। और नेपोलियन ने उसी वक्त एक कोट बोला, और तभी नेपोलियन ने एक बात बोली थी कि मैंने तलवार के नोक पर फ्रांस की गद्दी को हासिल किया है। मैं एक वर्थी एम्परर हूँ और मैं बताऊँगा कि फ्रांस क्या है। उसके बाद फ्रांस के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशन आए। आज हम जो मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं ना, मेरिट ओवर बर्थ की, कि एक इंसान अगर स्किल्ड है, पावरफुल है, उसकी मेरिट अच्छी है तो उसे वो हक मिलना चाहिए। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले बात नेपोलियन ने की थी। वो अपने बचपन से इस चीज़ को देखते आया था कि उसकी मेरिट अच्छी थी, वो स्किल्ड था, लेकिन फिर भी उसे वो चीज़ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो एक राज परिवार से नहीं था। और वो रेवोल्यूशन हमारे लिए लाया। आज जो मेरिटोक्रेसी है,
जो कि तुम अपने स्किल के दम पर दुनिया को जीत सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, सुनने में तुम्हें वियर्ड लगेगा ये थॉट प्रोसेस कि मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, अपने कम्युनिकेशन स्किल को तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये नेपोलियन की वजह से हुआ। अगर इमेजिन करो ये रेवोल्यूशन नेपोलियन नहीं लाता, मे बी ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ये लोगों के अंदर नहीं आती कि हाँ मेरिट ओवर बर्थ को हमें रखना चाहिए, तो आज शायद मैं यहाँ पे बोल नहीं पाता। कुछ सर्टेन लोगों को अधिकार होता ऐसी वीडियोस बनाने का। मे बी यूट्यूब पब्लिक नहीं होता, यहाँ पे कोई भी कुछ बोल नहीं सकता। नेपोलियन ऐसा इंसान था। नेपोलियन ने कितनों के लाइफ को इम्पैक्ट किया है ये समझना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग समझ सकते हैं जो कि थोड़े से भी क्रिटिकल थिंकर है। वो समझ सकते हैं कि नेपोलियन कितना इंपॉर्टेंट इंसान है इस हिस्ट्री में, आज के वक्त में भी नेपोलियन कितना रिलेटेबल जनरल है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद को अनप्रिडिक्टेबल दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम गौर से देखना, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके मूव्स को कोई देख ना पाए। इसी में उनकी पावर है। और ये आइडिया उन्होंने कहाँ से कॉपी किया? नेपोलियन से कॉपी किया। और नेपोलियन ने उन आइडियाज़ को कहाँ से रिफाइन किया? रोमन जनरल से रिफाइन किया, उन महान शासकों से रिफाइन करके अपने अंदर लाया। और आज भी उसी के आधार पर दुनिया चल रही है। तो हर एक चीज़ में देखोगे नेपोलियन का नाम है। थिंकिंग को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, नए सोचने के तौर तरीकों को लेकर के, रेवेलियस आइडियाज़ को लेकर के, सब में तुम्हें देखने को मिलेगा नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन एक महान इंसान था। नेपोलियन ने वो चीज़ किया जो कि कोई और नहीं कर सकता था। एक युद्ध में जब उसकी सेना की संख्या कम थी और वो चारों तरफ से घिर गया, तब जितने भी जनरल्स थे, सैनिक थे, वो बोलने लगे कि अब क्या करें, बताइए सर अब क्या करें। तो पता है नेपोलियन क्या बोलता है? नेपोलियन बोलता है कि अब तो और अच्छा है, चारों तरफ से इन पर हम हमला करेंगे। मैं उस बैटल का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। और उस बैटल को नेपोलियन ने जीत लिया, क्योंकि नेपोलियन स्ट्रैटेजिस्ट था। एक्शंस बहुत तेजी से लेता था। उसे कहा जाता है ना स्पीड थिंकर, स्पीड स्ट्रैटेजिस्ट उसे कहा जाता है। वो बोलता है कि जो स्पीड होता है ना वही वॉर को जितवा सकता है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारे आइडियाज़ एक साथ मूव करने चाहिए। जैसे तुम्हें आइडिया आया कि मुझे आज ऐसे लिखना है, मुझे ये जॉब इंटरव्यू करना है, तुम्हें तुरंत अपने बॉडी को मूव करना चाहिए, तभी तुम जाकर के जीतोगे। वो बोलता था कि वॉर में जीतना है तो स्पीड होनी चाहिए। नेपोलियन क्लियरली बोला करते थे स्पीड इज सोल ऑफ द वॉर। क्लियरली उनका ये एक कोट है, इस किताब में मैंने पढ़ा है। तो इस चीज़ को समझो। मैं जिस चीज़ को तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि नेपोलियन मेरे और तुम्हारे ही तरह थे। उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया। उनके पास भी ऑप्शन था, वो भी एक एवरेज इंसान बन सकते थे। जितना ट्रॉमा उन्होंने झेला है, एक आम इंसान होता तो उस ट्रॉमा को कोप नहीं कर पाता, उस ट्रॉमा को अपने अंदर से सॉल्व नहीं कर पाता। पिता का मृत्यु हो जाना, फाइनेंशियल सिचुएशन का इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होना, एक ऐसे देश में रहना जहाँ पर उन्हें लोग आउटसाइडर समझते थे, रेफ्यूजी समझते थे, भगौड़ा समझते थे, हमेशा बेइज्जती स्कूल में झेलना, कोई भी सोशल सर्कल नहीं होना, कोई भी सोशल डोमिनेशन नहीं होना, कहीं भी अपना नाम नहीं होना। ऐसे जगह पर सर्वाइव करना इजी नहीं होता है, नहीं होता है इजी, ऐसा तुम भी जानते हो। कभी पार्टी में गए होगे, राइट, किसी भी शादी वगैरह में, उस वक्त तुम देखते होगे कि जब तुम्हारे पास कोई बात करने को नहीं होता है, तुम अकेले होते हो तो कैसा फील करते हो, राइट। उनके स्कूल में 5 से 6 सालों तक जो फ्रांस के स्कूल में थे, उनके साथ ऐसा होता था हर दिन। लेकिन वो अंदर ही अंदर जानते थे कि वो फ्रांस को रूल करेंगे, वो फ्रांस के गद्दी पर बैठने वाले हैं। वो इतना तक प्रिडिक्ट करते थे अपने बारे में। देख, कई सारे लोग ये बोलेंगे कि नेपोलियन देखो अपनी बड़ाई कर रहा है, नेपोलियन अपने बारे में कैसी कैसी चीज़ें प्रिडिक्ट करता था। तो तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। जो इलीट इंसान होता है, जो पावरफुल इंसान होता है, वो अपने बारे में एक चीज़ जानता है कि वो क्या चीज़ अचीव कर लेगा। अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ की और अपनी अच्छाई और अपने स्किल्स के बारे में जानना कोई ईगो नहीं होता है, ये अवेयरनेस होता है। इस चीज़ को भी माइंड में रखना। कई लोगों को जब मैं सामने से कुछ बताता हूँ और किसी ग्रेट इंसान के बारे में बताता हूँ और ये बताता हूँ कि उस ग्रेट इंसान ने कहा कि मैं दुनिया को जीतूँगा, तो कई सारे लोग जो सूडो फिलोसफर, सूडो थिंकर्स है, वो उठ के आके बोलते हैं कि देखो कितना इसके अंदर अहंकार है, ये दुनिया को जीतने की बात कर रहा है, ये कैसा इंसान है, मैं इसकी केस स्टडी क्यों पढूं। नहीं, वेल अवेयर इंसान अपनी एबिलिटी को जानता है, दैट्स इट। बस यही बोलना चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं मेन टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट की। अभी तक मैंने जो भी कुछ शेयर किया इस किताब का कोर समरी है, समझ रहे हो ना, इस किताब का क्रक्स है। मैं इस पूरे एक एक पन्ने को अगर डिफाइन करने लगूँ तो वीडियो 8 घंटे से भी ऊपर की हो सकती है। लेकिन जितना अभी तक तुमने देखा उससे तुम बहुत कुछ समझ के होगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। नेपोलियन के अंदर कुछ खासियत थी।
नेपोलियन प्रैक्टिकल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था। जैसे कि नेपोलियन को पता था कि उसे ग्रेट बनना है तो उसे रियल एजुकेशन, रियल रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, रियल केस स्टडीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। वो मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी को पढ़ा करते थे, वो रियल जनरल रोमन जनरल्स को पढ़ा करते थे। अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें जो बनना है उसके टॉप लोगों को पढ़ना शुरू करो। उस चीज जो चीज़ पाना चाहते हो, जैसे तुम एक बहुत महान ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो, या इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो, या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर के आइडियाज़ को पढ़ो। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर आइडियाज़ हैं उनको पढ़ो। मैं ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। जो भी कुछ तुम करना चाहते हो, एक महान मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, एक महान फिजिसिस्ट बनना चाहते हो, तो उन लोगों को पढ़ना शुरू करो। नेपोलियन यही बताते हैं। नेपोलियन का मानना था डायरेक्ट सोर्स से सीखना शुरू करो। इतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर इकट्ठा करो कि डायरेक्ट सोर्स से जाकर के तुम चीज़ों को सीख पाओ। स्टीव जॉब्स के लाइफ का रेफरेंस दूं यहाँ पे, तो स्टीव जॉब्स बोलते थे, पता है मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पता था किन सही लोगों से मदद मांगनी है, किन लोगों के पास जाना है। वो इंटर्नशिप के लिए भी कहाँ गए? HP में गए। तो जब महान लोगों की लाइफ को स्टडी करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि उनके अंदर एक चीज़ थी, भयंकर क्लैरिटी। इतनी भयंकर क्लैरिटी कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। इसलिए बोलता हूँ किताब को पढ़ो। नेपोलियन एक ऑब्सेसिव रीडर थे, 100% फैक्चुअल बात है। ऑब्सेसिव रीडर थे। जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा दिमाग, जितना सही तरीके से सही चीज़ों को पढ़ोगे उतना सही तरीके से सोच पाओगे। ये किताबें क्या हैं? तुम्हारे दिमाग का खाना है। अच्छी चीज़ें दिमाग को खिलाओगे, अच्छे आइडियाज़ जन्म लेंगे। बुरी चीज़ें दिमाग को खिलाओगे, बुरे आइडियाज़ जन्म लेंगे। बहुत सिंपल है ये दुनिया। नेपोलियन ने हमें कुछ चीज़ें सिखाई कि स्किल पर बहुत ज़्यादा रिलाई करो, ये स्किल तुम्हें आगे लेकर के जाएंगे। सेकंड चीज़ है कि स्पीड से एक्शन लेना शुरू करो, ये स्पीड ही तुम्हें औरों से बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाएंगी। हमेशा इस चीज़ को याद रख लेना। तीसरा है कि स्ट्रैटेजी बनाना सीखो, चीज़ों को ऑर्डर में लाना सीखो। स्ट्रैटेजी एक बहुत बहुत अंडररेटेड स्किल है, बहुत अंडररेटेड स्किल है। एक मिडिल क्लास फैमिली में रेयरली सभी बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते होंगे या अपने बच्चे को सिखाते होंगे कि स्ट्रैटेजी बनाना सीख बेटा, कैसे स्ट्रैटेजी से काम किया जाता है, कब क्या एक्शन लिया जाता है, कैसे फाइनेंसेस को मेंटेन करना है, कैसे तुझे अपने आप को मेंटेन करना है, कैसे अपने इमोशंस को मेंटेन करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है तुम्हारे फैमिली में, राइट? तो इस चीज़ को समझो कि तुम्हें तो खुद से सीखना होगा ना। नहीं सीखोगे बर्बाद हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, और जब हारोगे तो उस दिन उस गम को झेल नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को समझो। जो नेपोलियन की ये केस स्टडी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि एक जीनियस को अपने से ऊपर मत रखो। एक जीनियस के बारे में जब हम बात करते हैं इंडिया में तो उसे हम यहाँ बैठा देते इस पेडिस्टल पर। एग्जाम्पल लो गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा ने बोला कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे तरह एक मनुष्य हूँ जिसने एक तत्व को समझा है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है। तुम भी पा सकते हो। लेकिन इंसानों ने क्या किया, ये इंडियन लोगों ने क्या किया, इस एशियन लोगों ने क्या किया, पहले हमने बनाया देवता, फिर हमने किया पावर को करप्ट, हमने पावर को वर्शिप भी किया, हमने पावर को एब्यूज़ भी किया। नीचा यही ना बोलते हैं, इसी को तो बोला जाता है हर्ड मेंटालिटी के लोग। अच्छाई हम कर नहीं सकते हैं तो अच्छाई को हम ऐसी चीज़ बना देते हैं कि वो हम हमारे योग्य हैं ही नहीं, हम ही नीच मनुष्य हैं। हम पहले ही खुद को एक दबा कुचला स्पीसीज बना देते हैं, एक दबा कुचला ग्रुप बना लेते हैं हम खुद का। गौतम बुद्ध ने बोला कि तुम बन सकते हो, तुम ज्ञान को अटेन कर सकते हो, तुम नॉलेज को अपने अंदर ले आ सकते हो और मेरे तरह बन सकते हो। तो हमने उन्हें बना दिया ईश्वर, जो कि हम नहीं बन सकते हैं। हमने बना दिया उन्हें भगवान का अवतार, जो कि हम नहीं बना सकते हैं। हमने पावर को वर्शिप भी किया, हमने पावर को वैल्यू दी, लेकिन हमने पावर को बहुत गंदे तरीके से वर्शिप किया। और उसके साथ हमने पावर को एब्यूज़ कर दिया ये बोल करके कि पावर तो हमारे बस की चीज़ ही नहीं है। और जो आम इंसान, एवरेज इंसान पावर को गेन किया वो करप्ट हो गया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि लॉजिक ख़त्म कर दिया अच्छाई का हमने, कि पावर को दो ही तरह के इंसान गेन कर सकते हैं, एक गिरा हुआ इंसान और एक देवता। देवता या राक्षस ही बस पावर को गेन कर सकते हैं। हम ह्यूमंस का क्या, जो कि इंसान है, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ा सा डीपली सोच पा रहे हो मेरे साथ, तो वक्त आ गया ट्रांसफॉर्मेशन करने का। जीनियस वही इंसान होता है जो कि पावर के गेम को समझ पाता है। और नेपोलियन जीनियस इसलिए थे क्योंकि वो पावर के गेम को समझते थे। वो समझते थे पावर को अब्यूज़ भी नहीं करना है और पावर को वर्शिप भी नहीं करना है। पावर को अटेन करना है अपनी बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, अपने देश के बेनिफिट के लिए।
अपना नाम बनाने के लिए। एक उबरमेंश ऐसा ही सोचते हैं। पीछे नीत्शे की किताब है। मैं नहीं जानता हूँ कि कितने काउंटलेस फिलोसफर एग्जिस्ट करते इस धरती पर, तरह तरह के आइडियाज़ एग्जिस्ट करती है धरती पर, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी हैं ढेर सारी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। एक फिलॉसफर इनफ है, नीचा। नीचा क्या बोलते हैं? मत बनो स्लेव मेंटालिटी के इंसान, बनना है तो उबरमेंश बनो, एक ही लाइफ है, सब कुछ पाओ। हम इंसानों के पास दो चीज़ बनने की क्षमता है, शेर या भेड़। भेड़ खड़ा रहता है एक जगह, इंतज़ार करता है कि कोई उसे कमांड करे, या तो वो बन जाओ या तो शेर बनो। अपनी लाइफ का अपने हाथ में लो, जो भी तुम्हारी डेस्टिनी है, जो भी तुम्हारा फेट है, उसे अपने हाथ में लो, उसे कंट्रोल खुद से करो। नेपोलियन ने यही तो बताया। ये जीनियस, इस जीनियस इंसान ने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया। एक ऐसा कमांडर जो कि उतना ही लॉजिकली तेज है, उतना ही फिजिकली स्मार्ट है, उतना ही लड़ सकता है, एक वॉरियर है, ट्रू वॉरियर। मैं कहूँगा कि हर एक लौंडे को इस ये नेपोलियन की किताब को अपने कमरे में रखना चाहिए और हर दिन इसे पढ़ना शुरू करो। बस यही समझाना चाहता था। नेपोलियन की लाइफ इजी नहीं थी। नेपोलियन की लाइफ मेरी और शायद तुमसे भी बदतर थी, या मेरे से भी बदतर होगी, लेकिन नेपोलियन ने हार नहीं माना अंततः तक। नेपोलियन जब तक मरा तब तक स्ट्रगल है, अगर देखोगे तो उसकी एंडिंग भी एक स्ट्रगल है, एक हीरोइक मौत है ज़रूर। नेपोलियन लड़ते रहा, हमेशा हारा उठा, लड़ते रहा। इसीलिए मुझे नेपोलियन पसंद है। आज भी लोगों को लगता है कि नेपोलियन उठ जाएगा, समझ रहे हो ना? आज भी नेपोलियन मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। बनना है तो नेपोलियन बोनापार्ट बनो, बिलीव में। बनना है तो इस एक इंसान की आइडियाज़ को फॉलो करो। एजुकेशन के बारे में ये इंसान सोचता था, फ़िलासफ़ी के बारे में सोचता था, रैशनल होने के आइडियाज़ को हमेशा सोचता था कि कैसे अपने आप को समझा जाए। हर एक एंगल से नेपोलियन ने ज़िंदगी को देखा था, दुनिया को देखा था। दुनिया के ऐशो आराम से लेकर के क्रूएल वॉर्स को देखा था, बड़े से बड़े डिप्लोमेट से लेकर के बेवकूफ़ तक को देखा था नेपोलियन ने अपने पूरे लाइफ में। नेपोलियन एक्चुअली में एक बहुत महान इंसान था। इस एक किताब ने मेरी पूरी की पूरी पर्सपेक्टिव को बदल करके रख दिया एक जीनियस को लेकर के। ये बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, इतना बड़ा कि जितना तुम सोच नहीं सकते हो। मैं इतना बोल सकता हूँ बैठ करके इस एक टॉपिक पर। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, बिलीव मी, मैं तुमसे दिल से कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, गौर से सुनना। देखो, मैं तुम्हें कोई सूडो साइंस या सूडो फिलॉसफी या सूडो मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। इवन दो नेपोलियन की इस कहानी में नेपोलियन ज्योग्राफी मैथ को पढ़ करके आर्टिलरी में गया, अपने स्किल को इन्हांस किया। नेपोलियन बोला करता था कि स्किल्स को गेन करो, हर दिन एक नया स्किल को सीखने की कोशिश करो, कोई चीज़ मास्टर करने की कोशिश करो। और मैं अपनी वीडियोस में क्या बोलता हूँ, यूएसपी बनाने को तुम्हें बोलता हूँ ना, अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ। नेपोलियन एक अच्छा कम्युनिकेटर था, इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करता था क्योंकि वो जानता था लोग के आइडियाज़ को कंट्रोल करना है, उनके नैरेटिव को भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करना है तुम्हें, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया करो, अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट को क्लियर रखो कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में, ये क्लियर रखो। और ये तुम्हें कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम 26 के हो गए, 27 के हो गए हो, 30 के हो गए हो, 35 के हो गए हो। कुछ ऐसा चुनो जो कि तुम्हें पर्पस दे। एक बार वो चीज़ तुम्हें मिल गई, दोस्त मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। और नेपोलियन की लाइफ को देख करके समझो कि एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी लड़ना हमारा कर्तव्य पथ है ना? मर्द के शरीर में जन्म लिए हो तो मर्द की तरह जियो, समझो इस बात को।